चलिए ये मित्रों नमस्कार। चलिए हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और 1937 में कांग्रेस के द्वारा जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रांतों में सरकार का गठन किया गया था, इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी तक कर ली है। ठीक है। और उसके बाद सरकार के द्वारा दिया गया त्यागपत्र और मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाने वाला मुक्ति दिवस, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया है। ठीक है। अब 22 दिसंबर 1939 को जब आपके कांग्रेसी गवर्नमेंट ने जब इस्तीफा दिया था, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। अब देखिए 1940 का फेज क्या है, 1940 से लेकर 1947। ठीक है। हमने आपको बताया था कि 3 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, और उस विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के निर्णय के बगैर, ठीक है, भारतीयों को विश्वास में लिए बगैर भारत को युद्ध क्षेत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने अधिग्रहित कर दिया था कि भारत भी इस युद्ध में शामिल है। ठीक है। इसका कांग्रेसी नेताओं ने पुरजोर विरोध किया था। ठीक है। उसके बाद आपके 1900 जब ये हुआ, तो 1939 के बाद 1940 में आपकी जो प्रमुख घटनाएं घटित होने वाली है उसकी विषय में जरा देखिए कि क्या क्या हुआ था। 1940, ठीक, कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद उसके कांग्रेस मंत्रिमंडल के आपके त्यागपत्र के बाद, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह तक शासन किया था। ठीक है। उस मंत्रिमंडल के शासन के दौरान मुस्लिम लीग जहां जहां जिन जिन प्रांतों में इनका शासन था वहां वहां मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया था। ठीक है। और लीग के विरोध में उन्होंने अपने तरफ से समिति का गठन किया था। उस समिति के गठन के अनुसार कांग्रेस मंत्रिमंडल को बदनाम करने की कोशिश भी की गई थी। जैसे एक समिति मुस्लिम लीग ने गठित किया था आपके पीरपुर के राजा के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, और इन्होंने, राजा का नाम था मोहम्मद मेहदी। ठीक है। इनकी जो रिपोर्ट आई थी वो पीरपुर की रिपोर्ट कहलाती थी, पीरपुर की रिपोर्ट। ठीक। इस रिपोर्ट में कांग्रेस के प्रांतों की जो सरकार थी उनके द्वारा किए गए अत्याचार का जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया था। ठीक है। मतलब बदनाम करने के लिए ये मुस्लिम लीग के द्वारा गठित यह समिति थी। ठीक है। इसके साथ साथ बिहार में मुस्लिम लीग के द्वारा एक शरीफ रिपोर्ट पेश की गई थी, शरीफ की रिपोर्ट यह भी पेश की गई थी। यह भी कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश के तहत थी। ठीक है। दोनों रिपोर्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि यह किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा यह पेश किया गया रिपोर्ट था। ठीक है। और इसके बाद चूंकि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्योंकि कांग्रेस से इन्होंने कहा कि मुक्ति प्राप्त हो गई है, इसलिए इसको क्या किया, इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 22 दिसंबर, कब, 1939 को। ठीक। अब देखिए 1940 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है रामगढ़ में। 1940 मार्च कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ,
रामगढ़। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद। उस समय कांग्रेसी नेता ये मांग कर रहे थे कि युद्ध चूंकि चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमें एक युद्ध के दौरान एक राष्ट्रीय सरकार गठन करने का किया जाए, जिसमें कांग्रेस के लोग, मतलब यहाँ के लोग शामिल हो उस राष्ट्रीय सरकार में, और युद्ध के बाद भारत को स्वाधीनता प्रदान की जाए। इसकी मांग कांग्रेस के द्वारा लगातार चल रही थी। 1940 के मार्च में रामगढ़ अधिवेशन में इस बात को कहा गया, लेकिन उस समय लिन लिथगो जो है भारत का वायसराय था, और इन्होंने कांग्रेस की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है। अच्छा, युद्ध का दबाव भी बढ़ता जा रहा था और इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। लिन लिथगो ने जनवरी 1940 में घोषणा की कि भारत को हम डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करेंगे और भारत के लोग युद्ध में हमारा साथ दें, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारतीय लोग साथ दें और हम युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करेंगे। जबकि उस समय के कांग्रेसी नेता इससे कदापि सहमत नहीं थे। ठीक है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में अबुल कलाम की अध्यक्षता में इस बात को दोहराया गया, ठीक है, कि हमको आप स्वशासन दे दें। ठीक है, हम इससे कम कोई स्वीकार कुछ नहीं करेंगे, यानी कि पूर्ण स्वराज हमको प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए 1940 में इनके द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव जो पेश किया गया उसे क्या कहा गया था? अगस्त प्रस्ताव के नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। ये नाम, ये डेट जरूर दिमाग में रखिएगा, क्योंकि 8 अगस्त को पेश किया गया था। कई बार कमीशन के द्वारा ये पूछा भी गया कि किस डेट को यह प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव की शर्तें क्या थी? इन्होंने क्या इसमें कहा था? पहली शर्त ये थी इसके प्रस्ताव की, कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटशिप प्रदान करेंगे। ठीक है, पहला क्या था? भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा प्रदान करेंगे। कब? युद्ध के बाद। करें, एक पहली बात ये थी इसमें। दूसरी बात इसमें कही गई कि युद्ध के दौरान एक युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध परामर्शदात्री, ठीक, इस समिति का गठन, ठीक है। इसमें तत्कालीन विभिन्न दलों के लोग शामिल रहेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इनका एक स्टेटमेंट था कि युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया है। संविधान निर्मात्री सभा का गठन, ठीक है। ये कब? युद्ध के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है। पहला क्या था? डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई थी इसमें। दूसरा क्या था? युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा। तीसरा था संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें जो है
ब्रिटिश भारत और देशी प्रांतों के लोग शामिल रहेंगे। और एक बात इसमें और कही गई थी कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा कि जो भारत में किसी दल को उस पर आक्षेप हो, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ये बातें कहाँ कही गई थी? 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। ठीक, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और मुस्लिम लीग भी इस प्रस्ताव को मानने के लिए मतलब मना कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को हम मानेंगे नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कांग्रेस के लोग का कथन था कि इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट्स की बात कही गई है और हमको अपना पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, इसलिए हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? ये मतलब समाप्त हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कब पेश किया गया था? 8 अगस्त 1940 को। इसकी शर्तें क्या थी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी दौरान देखिए 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन होता है लाहौर में। ठीक है, 1940 मुस्लिम लीग अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए 1935 के बाद जो है भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति काफी बिगड़ती चली गई। मुस्लिम लीग 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें उसको अपेक्षा अनुरूप जो है सीटें बहुत कम मिली थी, इसलिए वो बड़ी चिंतित थी। और मुस्लिम लीग की एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का उभार हो चुका था 1937 में। ठीक है, उनका ये कहना था कि अगर कांग्रेस भारत पर राज्य करेगी, ठीक है, तो हम एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगी, इसलिए हम नहीं चाहते कि कांग्रेस को ऐसा राष्ट्र मिले। हाँ, इसलिए इसने क्या किया कि 2 राष्ट्र के सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया कि एक मुस्लिम राष्ट्र और एक मतलब अपना राष्ट्र हो और एक दूसरा राष्ट्र इन लोगों को हो। इसलिए 2 राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी मांग की। देखिए 2 राष्ट्र सिद्धांत का जो पहला प्राप्त होता है, इसका पहला कथन क्या होता है? 1933 में मोहम्मद इकबाल ने जिन्होंने गीत लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, हम जी सर 1933 में कि 30 में? सर 1930 बोले हैं, 30 लिखे हैं। बेटा नहीं समझ रहे हैं हमने कहा 1930 में। 37 में क्या हुआ? चुनाव में इसको मुस्लिम लीग को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इसके पहले ही 1930 में मोहम्मद इकबाल ने एक अलग राष्ट्र के निर्माण की बात कह दी थी। ठीक है, ये 37 नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना किस अधिवेशन में मुस्लिम राष्ट्र की मांग की है? पहले मेरी बात सुने आप एक मिनट। देखिए 1937 का जो चुनाव हुआ था उसमें मुस्लिम लीग को अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिली थी। ठीक है, उसके बाद ये अलग राष्ट्र की बात करने लगे थे, लेकिन 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक, उस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी अध्यक्षता की थी और उसमें अलग राष्ट्र का सिद्धांत पारित हुआ था। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसके पहले 1930 में मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात कही थी। ठीक है, अगर कभी ये प्रश्न आए कि पहली बार मुस्लिम राष्ट्र की बात किसने की थी, तो वो राष्ट्र की बात किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने। आया समझ में कि नहीं? जी सर। आया ना? अब देखिए ये 1930 की घटना थी, लेकिन उसके बाद 1933 में, देखिए 1933
1933 में चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ठीक है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। ठीक है अंशु जी, जी सर। हमने कहा पाकिस्तान शब्द का उल्लेख पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। ठीक है, आया समझ में? जी सर। अंशु जी, आया सर समझ में। हाँ, इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। एक अलग राष्ट्र की मांग पहली बार किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने। कब किया था? 1930 में। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया था। ठीक है, जी सर। पाकिस्तान शब्द का जिक्र किसने किया? 1933 में चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे, उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में क्या है, जैसे पी से क्या हुआ? पंजाब, ठीक। ए से क्या हुआ? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। जैसे पाकिस्तान, PAKISTAN, ठीक है। तो पी से पंजाब हुआ, ए से अफगानिस्तान हुआ, के से कश्मीर हुआ, ठीक है। और आपका आई से जो है आपके यस से सिंध हुआ, ठीक है, यस सिंध। और ये जो है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, इसका ये इन्होंने किया। आई से एक शब्द दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने, चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था, ठीक है, 1933 में। और एक मंच से आधिकारिक रूप से 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में क्या किया कि दो राष्ट्र, मतलब अलग राष्ट्र निर्माण की बात की। अलग राष्ट्र निर्माण, ठीक है। इस तरीके से पाकिस्तान का जिक्र हो चुका था। अब चूंकि मार्च 1940 में मोहम्मद अली ने इसकी बात की और अगस्त में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान का कोई नाम नहीं था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, ये बात हुई। उसके बाद आप आते हैं 1941 में, 1948 में। 1948 में एक अटलांटिक घोषणा ये जारी हुई। कब हुआ? अगस्त 1941 में, ठीक है। इस अटलांटिक घोषणा को जारी किसने किया था? अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर, अमेरिका प्लस इंग्लैंड, ये दोनों ने मिलकर किया। इस अटलांटिक घोषणा में कहा क्या गया था? इसमें जिक्र था कि उन सभी कौमों को शासन के रूप में, ठीक, उन सभी कौमों को शासन के रूप में जो वो मांग करती, जिस रूप का शासन वो स्वीकार करती हैं, ठीक है, उनका हम लोग आदर करते हैं, ठीक है। और उन सभी कौमों को, ठीक है, उनके अधिकार को हम वापस करेंगे, उनको उनका स्वराज प्रदान करेंगे। यह घोषणा किस पे की गई? अगस्त 1941 अटलांटिक घोषणा, जिसमें अमेरिका और इंग्लैंड दोनों शामिल थे, ठीक। इससे भारत के उस समय कांग्रेसी नेता और अन्य लोग बड़े खुश हुए कि यह हमारे अधिकार के लिए प्रतिबद्ध है और हमको देगी, ठीक है। तो ये जो है इसका स्वागत किया। लेकिन सितंबर
1941 में इंग्लैंड ने यह घोषणा की, चर्चिल ने यह घोषणा की कि अटलांटिक प्रस्ताव भारत और बर्मा जैसे एशियाई राष्ट्र पर लागू नहीं होते। ठीक है, सितंबर में चर्चिल ने क्या घोषणा की? चर्चिल ने कि अटलांटिक प्रस्ताव भारत व बर्मा जैसे एशियाई राष्ट्र पर लागू नहीं होते। नहीं, अब इस बात को जब जिक्र आ गया तो भारतीय, उस समय जो हमारा नेतृत्व था वो काफी निराश हुआ। उसने दिसंबर में ये कहा कि अगर एक राष्ट्रीय सरकार के गठन पर सहमत हो जाती है ब्रिटिश सरकार, तो हम युद्ध में उसका समर्थन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, अगस्त 1941 अटलांटिक घोषणा, सितंबर में 1941 को चर्चिल ने कहा कि ये उस पर लागू नहीं होता। उसके बाद दिसंबर में 1941 में कांग्रेस ने कहा कि अगर ये एक राष्ट्रीय सरकार के गठन पर ब्रिटिश सरकार सहमत हो जाती है तो हम युद्ध में उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वह इससे सहमत नहीं हुए। ठीक है, अब जरा देखिए 1941 की बात है। 1942 में क्या हुआ? 1942 में, ठीक है, अच्छा उसके पहले थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को पारित हुआ था और वह प्रस्ताव असफल हो गया था, तो कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, यह शुरुआत कांग्रेस ने क्या किया था? 17 अक्टूबर 1940। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था कि इसकी घोषणा गांधी जी ने की थी कि 17 अक्टूबर 1940 से, कि इसमें जो मुख्य बातें थी उसके अनुसार कि गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रही को चुनेंगे। ठीक है, कि किसको व्यक्तिगत सत्याग्रह करना है, वो गांधी जी के द्वारा चुना जाएगा और वो व्यक्ति जो है स्थानीय सरकार को यह सूचित करेगा कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में यहां से, मतलब जिस स्थान से जिस स्थान तक वो सत्याग्रह, ठीक है, करने के लिए निकलेगा, उसकी घोषणा, उसकी जानकारी स्थानीय सरकार को देगी, स्थानीय सरकार को। ठीक है, यानी कि जिस जगह से जिस जगह तक सत्याग्रह के द्वारा हम उस जुलूस को ले जाएंगे अपनी बात करने के लिए, उसकी सूचना स्थानीय सरकार को दी जाएगी। पहली बात कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रही को चुना जाएगा। दूसरी बात, वह व्यक्तिगत सत्याग्रही सरकार को इसकी सूचना देगी। अगर सरकार को सूचना देने के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रही को गिरफ्तार नहीं किया जाता और वह अपने स्थान पर पहुंच जाता है, तो उस स्थान पर पहुंचकर वह झंडा, ठीक है, जो अपना झंडा था उसको लहराएगा और वहां पर यह नारा लगाएगा कि हम युद्ध में अंग्रेजों का साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यह इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, ये कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनाए गए थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है। देखिए, इस कमीशन के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न यही है कि पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उनका नाम क्या था? विनोबा भावे।
कब शुरू किया था? 17 अक्टूबर 1940 से, ठीक है। और दूसरे जब विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया था तो दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, ये आपके दूसरे सत्याग्रही थी। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ था और दिसंबर 1941 तक चला था, ठीक है। 4 चरणों में यह आंदोलन कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। अब आपका 1940 के दौरान जो घटनाएं हुई थी उसको पुनः आपको क्लियर करा देते हैं। 1940 में पहली बार कि मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर अधिवेशन, अलग राष्ट्र की बात, ठीक है। और उसी समय रामगढ़ में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और उन्होंने कहा कि हमारी मांग अगर ये नहीं मानेगी तो हम इसके खिलाफ एक आंदोलन मतलब प्रारंभ करेंगे, ठीक है। लेकिन तत्कालीन गवर्नमेंट, तत्कालीन सरकार इनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। दबाव बढ़ता देखकर 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। उस अगस्त प्रस्ताव की बातें मैंने आपको बता दी कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करेंगे। युद्ध के बाद युद्ध परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। और संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा युद्ध के बाद। और हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे कि जो किसी भारत के किसी अन्य दल से उससे सहमत नहीं हो। यह अगस्त प्रस्ताव भी फेल हो गया। फिर 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे बनाए गए, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बनाए गए, ठीक है। अब उसके बाद 1941 में आपका अटलांटिक प्रस्ताव, ठीक है। इसके पहले जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया था। अब युद्ध का स्वरूप टोटल चेंज हो गया, ठीक है। युद्ध का स्वरूप बदल गया। अभी तक जो हमारे साम्यवादी थे, ठीक है, जो साम्यवादी थे, जो ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे, 1900 जर्मनी के द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण के बाद वो ब्रिटिश सरकार के समर्थक हो गए, ठीक है। क्योंकि साम्यवादी कहाँ से अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे? वो रूस से ही अपनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे थे। अब रूस पे जर्मनी का आक्रमण हो गया और ब्रिटेन उसके पक्ष में, इसलिए अब ये साम्यवादी ब्रिटेन के पक्षधर हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं 1942 पर, 1942। ठीक है। देखिए उस समय काफी दबाव बढ़ रहा था। दबाव ये बढ़ रहा था कि भारत को युद्ध में शामिल किए बगैर ब्रिटेन इस युद्ध को नहीं जीत सकती थी, ठीक है। तो इसलिए अमेरिका और चीन इन लोग दबाव डाल रहे थे कि किसी भी तरीके से भारतीय नेताओं को इस युद्ध में शामिल किया जाए। अब भारत के लोगों को इस युद्ध में शामिल किया जाए, ठीक है। इस पर काफी प्रेशर बढ़ रहा था। तो 1942 में क्या हुआ? मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव यानी कि क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी मार्च 1942 का। इस क्रिप्स मिशन के जो सदस्य थे वो 3 सदस्य इसमें शामिल थे। एक जो है आपका एडवर्ड क्रिप्स, दूसरे अलेक्जेंडर और तीसरे लॉर्ड एमरी। ये तीनों इस क्रिप्स मिशन में शामिल थे। मार्च में यह क्रिप्स मिशन आया था
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एडवर्ड क्रिप्स ने की थी। इसी के नाम से यह क्रिप्स मिशन कहलाता है। ठीक है, यह 11 मार्च 1942 को आया और 29 मार्च 1942 को अपनी रिपोर्ट पेश किया। 29 मार्च 1942। इसकी रिपोर्ट में कमोबेश वही बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव में कही गई थी। ठीक है, कमोबेश वही था कि हम डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करेंगे। अब स्वराज की बात नहीं कि हम उनको पूर्ण स्वराज देंगे, हम डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करेंगे। युद्ध के दौरान एक परिषद का गठन होगा, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके की बात करीब करीब क्रिप्स ने यहाँ पर पेश की थी और इसको भी कांग्रेस और लीग दोनों ने इनकार कर दिया था मानने से। जब मानने से इनकार कर दिया था, इसी क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा कि जो बात आप कह रहे हैं इसमें डूबते हुए बैंक महात्मा गांधी ने नहीं लगाया था, उन्होंने सिर्फ कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, इसको कहते हैं उत्तर तिथीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक। और इसको बाद में कहा जाता है कि इसमें जेएल नेहरू ने इस पे डूबते हुए बैंक शब्द को जोड़ा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, और कहा गया कि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें डूबते हुए बैंक जोड़ा था। देखिए, ये पहले क्वेश्चन जब आता था कि अगर पूरा सेंटेंस आ जाए कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को किसने कहा, तो चूंकि डूबते हुए बैंक लगा था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको जेएल नेहरू को मानते थे। ठीक है, लेकिन कमीशन के द्वारा ये उत्तर हुआ था, माना गया था कि इस कथन को महात्मा गांधी का माना गया था। इसलिए अगर कभी आपके सामने ये कथन पुनः उपस्थित हो जाए कि डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो वह महात्मा गांधी ने कहा। इसका उत्तर आप महात्मा गांधी ही लगाइएगा, डूबते हुए बैंक को देखकर जवाहरलाल नेहरू मत लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए, क्रिप्स मिशन को भी इनकार कर दिया गया 1942 में मार्च में। उसके बाद अप्रैल 27 अप्रैल 1942 से, ठीक है, 3 मई 1942 तक कांग्रेस की एक बैठक इलाहाबाद में आयोजित किया गया। 27 अप्रैल 1942 से लेकर 3 मई 1942 के बीच। ठीक है, और उसमें जो है एक आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी ने घोषणा किया था। ठीक है, कि एक आंदोलन अब हम लोग शुरू करेंगे सरकार के साथ। बैठक कहाँ हुई थी? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की बैठक के बाद 14 जून 1942 को, ध्यान रखिएगा इस डेट को, 14 जून 1942 को वर्धा नामक स्थान पर, गुजरात में पड़ता है वर्धा, उस वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ? 1942, 14 जून 1942 वर्धा नामक स्थान पर। और इस कार्य समिति की बैठक के पूर्व, ठीक है, गांधी जी ने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था, कि कुछ लोग ऐसे थे जो आंदोलन छेड़ने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि अगर
कांग्रेस के भीतर, ठीक है, आंदोलन को लेकर इसका विरोध उत्पन्न होता है, तो हम कांग्रेस छोड़कर यहाँ की बालू, कांग्रेस छोड़ देने के बाद यहाँ की बालू से एक ऐसी दीवार तैयार करेंगे जो कि उससे बड़ा आंदोलन तैयार करेगी, छेड़ेगी। यह कब कहा था? 14 जून 1942 वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति के पूर्व की घटना थी। ठीक है, हम कांग्रेस से बड़ा, यहाँ की बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा एक आंदोलन तैयार कर सकते हैं। ये कथन 1942 में महात्मा गांधी का था। इसके बाद 7 अगस्त 1942, ठीक, बंबई के पास ग्वालिया टैंक नामक मैदान पर, ग्वालिया टैंक कहाँ? मुंबई नामक मैदान पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए इस मैदान पर लोग इकट्ठा हुए। कब? 7 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। कहाँ पर? बंबई के पास ग्वालिया टैंक नामक मैदान पर, ठीक है। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ठीक है। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी? जेएल नेहरू ने इसको पेश किया था, ठीक है, जेएल नेहरू ने। और उसके बाद 7 अगस्त को यह रखा गया और इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किया। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पारित हो गया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं। उनका कथन क्या था? कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दो धारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी चोट हमारे ऊपर भी लग सकती है, लेकिन हमारा नारा है संघर्ष, सिर्फ संघर्ष, संघर्ष। यह उत्तर हम देते हैं किसको? एमरी और क्रिप्स, ठीक है। यह इनका स्टेटमेंट था। और गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी ने क्या कहा? कहा कि हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हो सकता है कि सरकार नमक टैक्स और कुछ टैक्स में हमको शराबबंदी आदि चीजों पर हमको रियायत प्रदान कर दे, ठीक है, लेकिन हम पूर्ण स्वराज से कम कुछ लेकर नहीं रहेंगे। इसके लिए कांग्रेस या तो बलिदान हो जाएगी, ठीक है, या तो पूर्ण स्वराज लेकर रहेगी। यह स्टेटमेंट किसका था? गांधी का था। यानी कि पूर्ण स्वराज से कम हमको कुछ भी मंजूर नहीं। और इसी दौरान इन्होंने कहा था करो या मरो, ठीक, डू और डाई, ठीक है। ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ठीक। अब आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। उस समय गांधी जी 9 अगस्त को, जरा देखिएगा, 8 अगस्त को यह प्रस्ताव पेश हुआ और 9 अगस्त को बंबई में एक बिड़ला हाउस, यहां से कांग्रेस के उस समय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कब किया गया? 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को, उनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई को, सरोजनी नायडू को, इन सबको पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया, ठीक है। देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था
तो गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था, बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था, यरवदा जेल में। यरवदा जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया, पूना के आगा खां पैलेस में। इस आगा खां पैलेस में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, उनके निजी सचिव महादेव देसाई और उनके सरोजनी नायडू, इनको आगा खां पैलेस में रखा गया। शेष नेताओं को अहमदनगर जिले में, अहमदनगर जेल, अहमदनगर यह जेल बना दिया गया था किले को, अहमदनगर किले, ठीक है। इसको जेल के रूप में तब्दील कर यहां रखा गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद उस समय यहां उपस्थित नहीं थे और राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार नहीं हो पाए। बाद में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर पटना रखा गया। कहां, पटना। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और ये सब जितने लोग थे, ये सब कहां थे, अहमदनगर किले के अंदर, पटना में राजेंद्र प्रसाद को। और हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बाद में यही जयप्रकाश नारायण उस जेल में अपने 5 साथियों के साथ उस जेल की 4 दीवारी को कूद कर भागते हैं और वह वहां से निकल भागते हैं। जब एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वो आजादी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो कौन सा नेता था जो जेल से फरार हो गया था, तो वो कौन थे आपके, हजारीबाग से जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और इन्होंने फरार होने के बाद जो है आजाद दस्ता का निर्माण किया था, आजाद दस्ता का निर्माण किया था, ठीक है। अब यह आंदोलन जरा देखिए, जो प्रमुख नेता थे वो सभी लोग गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है। और जो द्वितीय स्तर के नेता थे वो सब कुछ बाहर थे। यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। जगह जगह जो है पूरी जनता, करीब पूरा भारत इसमें शामिल हो गया था और संपूर्ण जनता ने अंग्रेजों का विरोध किया, ठीक है। अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया, रेलवे स्टेशन लूटा गया, ठीक है। उनके जो डाक तार ये सब विभाग थे उनको क्या बिजली के जो उनके सब तो उसको उखाड़ दिया गया, ठीक है। और कई जगह आपके मद्रास में, बंगलौर में, अहमदाबाद में इत्यादि जगहों पर मजदूरों ने एक विशाल आंदोलन चलाया था, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं कि पूरा भारत इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है। और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। और इस आंदोलन के दौरान आपके राम मनोहर लोहिया, ठीक। दूसरा उषा मेहता, इन दोनों ने जो है एक गुप्त रेडियो स्टेशन का निर्माण किया, गुप्त रेडियो स्टेशन का निर्माण। यह निर्माण, इसके जो प्रमुख दोनों केंद्र थे वह नासिक और मुंबई में थे, नासिक प्लस मुंबई, ठीक है। यहां से जो रेडियो स्टेशन इसका संचालन किया जाता था और संचालन के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन थे, उषा मेहता थे, ठीक है। जब कभी ये क्वेश्चन अगर आए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, गुप्त रूप से रेडियो का संचालन किसने किया था, तो वो संचालन करने वाली कौन थी, उषा मेहता थी, ठीक है। और उस समय आपके सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पौराणिक और बीजू पटनायक इत्यादि लोगों ने आंदोलनकारियों को बड़ी संख्या में गोला बारूद और ये सब प्रदान करने की कोशिश की थी, ठीक है। और उसी समय एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। समानांतर सरकार
भारत में 3 जगह स्थापित हुआ था। पहला जो था वह बलिया में, ठीक, बलिया में किसने? चित्तू पांडे ने, चित्तू पांडे ने बलिया में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, अगर कभी प्रश्न आए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां पर पहली समानांतर सरकार स्थापित बनी थी, की गई थी, तो वह बलिया में किसने किया था? चित्तू पांडे ने। दूसरी समानांतर सरकार जो है बंगाल के तामलुक जिला, ठीक, तामलुक नामक स्थान पर यह सरकार थी और इस सरकार का नाम था जातीय सरकार, जातीय सरकार। यह सरकार स्थापित की गई थी और यह सरकार दिसंबर 1942 से लेकर 1 सितंबर 1944 तक चली। ठीक है, यह 17 दिसंबर 1942 से लेकर 1 सितंबर 1944 तक बंगाल के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसने क्या किया था? एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। विद्युत वाहिनी का गठन इस सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद एक सरकार स्थापित हुई थी सतारा में। ठीक, सतारा में जो सरकार स्थापित किया गया था वह सरकार सबसे ज्यादा दीर्घजीवी थी। ठीक है, इस सरकार की स्थापना में नाना पाटिल और वाईपी चौहान का विशेष योगदान था। ठीक है, इसके 2 मुख्य थे। ठीक, और यह सरकार सर्वाधिक दीर्घजीवी सरकार साबित हुई थी और यह 1945 तक चली। ठीक है, इस तरीके से हम भारत छोड़ो आंदोलन को देखते हैं। यद्यप भारत छोड़ो आंदोलन अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया था और उसके 1900 समझ लीजिए 42 के बाद से शुरू हुआ और करीब 45 तक ये सब चलता रहा और फिर उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 1900 भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अक्टूबर 1943 में आपके लॉर्ड बेबल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। कब? अक्टूबर 1943 में। कौन वायसराय बनते हैं? बेबल वायसराय के रूप में आते हैं। ठीक, और ये वायसराय के रूप में आने के बाद, ठीक है, 1945 जून 1945 में अपना एक प्लान पेश करते हैं। ठीक है, उस प्लान का नाम होता है बेबल योजना। ठीक, यह प्लान इन्होंने पेश किया था 14 जून 1945 को। ठीक, और इस 14 जून 1945 को जो योजना इन्होंने पेश की थी उस पर वार्ता करने के लिए यह शिमला सम्मेलन आयोजित करते हैं। कब? 25 जून को, 25 जून 1945 को। 14 जून 1945 को बेबल योजना पेश हुआ। किसके द्वारा? वायसराय के द्वारा। अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। और इस बेबल योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए शिमला सम्मेलन बुलाया जाता है 25 जून 1945 को। बहरहाल ये योजना भी फेल हो गई और शिमला समझौता भी असफल हो गया। ठीक है, लेकिन उसके पहले भारत के द्वारा एक प्रयास किया गया था। उस प्रयास पे 2 आप मुख्य तथ्य को जानते रहिएगा। एक आपका राजगोपालाचारी फार्मूला, राजगोपालाचारी
फार्मूला, ठीक। यह फार्मूला आपके मार्च 1944 में पेश किया गया, राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक। और एक आपका मई 1945, ठीक। यह था भूलाभाई देसाई और लियाकत अली पैक्ट, ठीक, पैक्ट, ठीक। इसको देसाई अली समझौता के रूप में भी जाना जाता था। केवल इसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि मार्च 1944 में राजगोपालाचारी फार्मूला, ठीक, और मई 1945 में भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के बीच एक पैक्ट। इसमें जो मुख्य बातें थी उसमें क्या कहा गया था, चूंकि मुस्लिम लीग, ठीक है, साम्यवादी दल, इस सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, ठीक। तो जब विरोध किया था तो इस राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला जो पेश किया था उसमें कहा था कि मुस्लिम लीग को भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और संक्रमण काल में एक राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रयास करना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करें, ठीक। और युद्ध के बाद जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उनका निर्धारण करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वह किसके पक्ष में रहेगा, ठीक है, या अलग राष्ट्र बनाना चाहेगा, ठीक है, या अलग मतलब स्वतंत्र रूप में रहना चाहेगा या किसके पक्ष में रहेगा। इसके लिए एक जनमत संग्रह कराया जाएगा, ठीक है। इस जनमत संग्रह कराने के पूर्व सभी दलों को पूर्ण प्रचार करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, ठीक है, कि अपनी बात को रखने की पूर्णतः सुविधा प्रदान की जाएगी। और ये बातें तब लागू होंगी कि जब इंग्लैंड जो है पूरी तरीके से सत्ता भारतीयों को सौंप देगा। यह राजगोपालाचारी फार्मूले से को लेकर, ठीक है, चूंकि आप जरा सोचिए कि कब मार्च 1944 में पेश किया गया था और इसी फार्मूले के आधार पर गांधी और जिन्ना के बीच, गांधी प्लस जिन्ना के बीच, ठीक है, 4 सितंबर से लेकर 17 सितंबर 1944 के बीच वार्ता हुई। लेकिन जिन्ना जो है ने कहा कि हम जो है किसी कीमत पर अंग्रेज के रहते हुए 2 राष्ट्र सिद्धांत हमको पालन करवाना है। हम 2 राष्ट्र से कम कोई बात अंग्रेजों के जाने के बाद स्वीकार नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों के रहने पर ही हम इसको स्वीकार करेंगे और हम 2 राष्ट्र से कम कुछ नहीं चाहते, ठीक है। ये जिन्ना का कहना हुआ, यह वार्ता असफल हो गई, यानी कि श्री राजगोपालाचारी जो फार्मूला था वह समाप्त हो गया। उसके बाद भूलाभाई देसाई और लियाकत अली के बीच में भी एक राष्ट्रीय सरकार गठन करने के लिए समझौता हुआ, मतलब बातें हुई थी। वह बातें कब हुई थी? मई 1945 में, ठीक। इसमें कहा गया था कि एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। उस राष्ट्रीय सरकार में जो संख्या होगी उसमें कांग्रेस के 40%, ठीक, लीग के, मुस्लिम लीग के 40% और अन्य के 20% सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या की बराबरी के प्रश्न को लेकर यह समझौता भी असफल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें आपकी 1945 तक रही, ठीक। अब हम बेवल योजना और बेवल योजना के बाद शिमला समझौता 1945, उसके बाद कैबिनेट मिशन और कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना 1947, ठीक है। यही 3 प्रमुख बातें यहाँ पर हैं। और उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा सुभाष चंद्र बोस के विषय में करेंगे
और भारत में साम्यवादी दल, समाजवादी दल इसकी, और एक मुख्य टॉपिक हमने छोड़ रखा है क्रांतिकारी आंदोलन की। ठीक है, इसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होगी। तो आज हम आपके पास अगर समय हो तो हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शिमला समझौता, उसके बेबल योजना पर। ठीक है, थोड़ी सी बात है बस। बेबल योजना, ठीक है, बेबल योजना में कहा कि हम भारतीय राजनीतिक समस्या का समाधान करना चाहते हैं। ठीक है, और इस समस्या के समाधान की यह योजना हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, इन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान, ठीक है, युद्ध के बाद हम भारत को स्वशासन प्रदान करेंगे। ठीक है, बेबल योजना का पहला प्रमुख तथ्य यही था कि युद्ध के बाद भारत को हम स्वशासन प्रदान कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि युद्ध के समय राष्ट्रीय जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसका विस्तार किया जाएगा, और वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और सेनापति दोनों को छोड़कर शेष सदस्य भारतीय रहेंगे। पहला क्या था, स्वशासन दिया जाएगा युद्ध के बाद। दूसरा क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सेनापति के पद को छोड़कर शेष सदस्य भारतीयों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वैदेशिक मामले, सीमांत प्रदेशों के मामले, और इसके साथ साथ जो है जनजातीय मामलों को छोड़कर, ठीक है, शेष हम भारतीयों को दे देंगे। ठीक है, वायसराय की जो कार्यकारिणी होगी उसमें सवर्ण हिंदुओं की संख्या और मुसलमानों की संख्या बराबर रहेगी। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने अपनी यह योजना पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम अब सत्ता किसी ऐसे दल को हस्तांतरित नहीं करेंगे जिससे कोई अन्य दल सहमत ना हो। यह बेबल योजना का प्रावधान था। इसी पर चर्चा करने के लिए ये 14 जून को इन्होंने योजना पेश की थी। 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, मास्टर तारा सिंह, ठीक है, इत्यादि प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय सरकार के गठन की बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस सम्मेलन में हिंदू मुसलमानों के प्रश्न को लेकर, ठीक है, मुस्लिम लीग ने कहा, इसमें यह हुआ था कि जो राष्ट्रीय सरकार गठित होगी वह 14 सदस्यों की होगी, और 14 सदस्यों में से 5 सदस्य कांग्रेस गठित करेगी, 5 मुस्लिम लीग गठित करेगी, मतलब देगी, और 4 सदस्य जो है अन्य दल देंगे। ठीक है, 5 सदस्यों में से कांग्रेस ने अबुल कलाम आजाद का नाम सुझाया था। अबुल कलाम आजाद का नाम सुझाया था। इस पर मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को है, कांग्रेस को नहीं है, और इसी प्रश्न को लेकर शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, ये आपका बेबल योजना था, और उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ठीक है, इतनी बातें आज। अब कल हम कोशिश करेंगे कि भारत को आज़ादी दिला देंगे, और उसके बाद जो बची कुछ बातें रहेंगी उसकी चर्चा हम लोग कुछ और लेक्चर्स में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा ये मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि हम लोग पहले इस महीने तक, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। इसके बाद पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इस सब पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोग देखेंगे। पूर्णतः तरीके से हम जो है पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम जो है सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे जो प्रमुख बिंदु है, जिससे आपको कामयाबी हासिल हो, उस पर हम चर्चा करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। जो कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा आप लोग फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।